Good morning, student. Today we will start BCom part first, ABSD पेपर फर्स्ट। आज का अपना टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 में अपने पास डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट ये दो टॉपिक है और दोनों ही काफ़ी बड़े टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उसमें किस प्रकार से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल ही आसान टॉपिक है ये अपना। डिपार्टमेंटल स्टोर होती है स्टूडेंट, वो उसका काम क्या होता है, उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करना है। जैसे एक जनरल स्टोर होता है वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है, वैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे एक जनरल स्टोर होता है वो भी अपना प्रॉफिट चेक करना चाहता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के भी जो ओनर है वो भी अपना प्रॉफिट चेक करना चाहता है। जनरल स्टोर है उसका एरिया मान लीजिए बहुत ही छोटा है और डिपार्टमेंट स्टोर का एरिया बड़ा है, परंतु नेचर है वो दोनों की एक ही है। दोनों का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का टारगेट रहता है। ठीक है, दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, एरिया वाइज हम माने तो एरिया में थोड़ा अंतर है, बट प्रोसेस वही रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, पीएनएल अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी क्रिएट की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट होगा, पीएनएल अकाउंट होगा, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है वहाँ ओनली पीएनएल अकाउंट से और बैलेंस शीट से काम कर सकते हैं अपन। तो यहाँ जैसे होटल अकाउंटिंग है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, पीएनएल अकाउंट ही हम क्रिएट करेंगे और सभी में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का काम होगा। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट अपना जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट और दूसरा है ब्रांच, दोनों ही वेरी मोस्ट है। और सीधा सा सिस्टम आता है कि एक इसमें से प्रैक्टिकल आ गया, इसमें से थ्योरी आता है, इसमें से ब्रांच में से यदि प्रैक्टिकल आता है तो इसमें से थ्योरी आता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें अधिक है, बट एक ही प्रोसेस के है। जैसे डिपार्टमेंटल, आज हम बात करेंगे किसकी, डिपार्टमेंटल अकाउंट की। तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का भी एक ही सिस्टम है। आपको बता दिया ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी, इसमें ब्रांच अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है, बट एक ही प्रोसेस के, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का वीडियो देखने के बाद आप आसानी से डिपार्टमेंट वाले चैप्टर के 5-7 जो क्वेश्चन 10 दे रखे हैं वो आसानी से आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वो डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा डिपार्टमेंटल अकाउंट। देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट में अपने पास मैंने कहा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी। फर्स्ट अपने को ये बताना है डिपार्टमेंटल स्टोर होते क्या है। बड़े शहरों में आप जाते हो, मॉल में घूम के आते हो ना, बड़े शहरों में गए कि मॉल में घूम के आएंगे या परचेसिंग करके आएंगे। ठीक है, घूम के नहीं आते, परचेसिंग भी करके आते हो आप, तो वहाँ मॉल में बन जाते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। एक ही छत के नीचे आपको जितनी भी रिक्वायर्ड की एट्रीब्यूट्स है वहाँ अवेलेबल है, उसको ही बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, या आप मॉल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही छत के नीचे आपको रिक्वायर्ड की सभी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। ठीक है, डेफिनेशन तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर छोटी से छोटी सुई होती है, वहाँ सुई से लेकर एरोप्लेन तक वहाँ मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब सभी आपको कपड़े लेने हैं, क्लोथ का है, ठीक है, आपको जो भी जिस एज के भी आपको एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो जनरल स्टोर है उसमें कहीं, जो जनरल स्टोर एक दुकान होती है और वहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की अलग अलग शॉप मिलेगी। ठीक है, और उसका ओनर होता है एक ही। तो डिपार्टमेंट स्टोर है, उसका ओनर क्या है, एक ही। अब आपको इतना, जब एक ही प्रोडक्ट की यदि जनरल स्टोर को ली जाती है तो वो अपने कस्टमर की सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर की रुचि है, उनके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, एक कपड़े का व्यापारी है, क्लोथ का है, वो भी अपने कस्टमरों को पूरी सप्लाई नहीं कर पाता। कस्टमर कहता है इस डिज़ाइन की मेरे को रिक्वायरमेंट है, इस साइज़ की रिक्वायरमेंट है, इसका इस रंग में चाहिए, इस प्रकार से वो कहता है कि भैया आपको मंगवा के देंगे। कहने का मतलब एक एट्रीब्यूट्स भी रखता है, एक वस्तु भी रखता है, तो भी वो अपने कस्टमर की सप्लाई नहीं कर पाता। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, इस स्टोर में आपको सभी एट्रीब्यूट्स से उसी प्लेस पर आपको मिलेंगे, उसी स्थान पर आपको सभी एट्रीब्यूट्स
किस प्रकार से मैनेज करते होंगे इतने स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसमें अलग अलग शॉप होती है और अलग अलग वेराइटी की होती है, अलग अलग वेरिएंट से प्रोडक्ट की होती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कंट्रोल का कहने का मतलब बड़ा स्ट्रक्चर हो गए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, नेचर चेंज नहीं हुई, नेचर वही है, ट्रेडिंग इंटर बैलेंस। तो आप ये मान लीजिए अलग अलग जो शॉप है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं और सभी की अलग अलग एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। तो जो डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं उनके ओनर की सिंगल में पर्सन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है और कंपनियां भी हो सकती है जो डिपार्टमेंटल स्टोर रन करती है, चला। समझ में आ गया। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो क्या होता है, जो जनरल स्टोर है उनके ये मान लीजिए इसमें अलग अलग प्रकार के सभी वेराइटी वहाँ अवेलेबल है, अलग अलग प्रोडक्ट सभी वहाँ एक ही तरीके से अवेलेबल होता है, इसलिए वो अलग अलग जो शॉप है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट बांटते हैं और पूरे को आप डिपार्टमेंट स्टोर बोल देते हो या कौन बोल देते हो, क्लियर। तो ये तो इसकी थ्योरी के क्वेश्चन थे कि डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंट स्टोर एक ऐसा शॉप है जहाँ पर सभी रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट्स एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, डिपार्टमेंट स्टोर में जैसे मॉल में पूरी अलग अलग शॉप यहाँ पर बनाने की हमने, ठीक है। इसी प्रकार से आगे के यहाँ पर भी उन्होंने अलग अलग, इसी प्रकार से आगे उन्होंने ऐसे, तो ये डिपार्टमेंट है ऐसे इस तरीके से आपको जो भी एड्रेस है उसके लिए अलग अलग उन्होंने लिख रखा है, क्लोज हो जाए यहाँ चले जाइए, ठीक है, प्रोविजन यहाँ चले जाइए, इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने लिख देते हैं, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से किए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सेकेंड डिपार्टमेंट थर्ड डिपार्टमेंट फोर्थ ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। तो इन सब के जैसे डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट स्टोर अलग अलग है। अब प्रत्येक में इसको मैनेज कैसे किया जाए, अब इसको मैनेज करने की यहाँ टॉप लेवल पर इसका ओनर है, ठीक है, जैसे ए बी सी कंपनीज की ओनर है, तो ये क्या करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर है, सबके लिए एक क्या करते हैं मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर इसका डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, इसका एक मैनेजर, अलग अलग मैनेजर बोल दीजिए अकाउंटेंट बना जो अपने डिपार्टमेंट को क्या करेगा कंट्रोल करेगा, उसके ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट को मैनेज करेगा, कितनी उसके पास के एट्रिब्यूट्स है, कितना स्टॉक है, कितना, ठीक है, जो भी दिक्कत है यहाँ वो इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे डिपार्टमेंट में इतना स्टॉक अवेलेबल है, इतना सोल्ड हो चुका है, वो सभी इस प्रकार से आप समझो, इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से मैनेज कर लिया जाता है। टॉप लेवल पर ये सभी सभी किसको करते हैं, ओनर को रिपोर्ट करते हैं कि पर डे किसको रिपोर्ट की जाती है, ओनर को रिपोर्ट की जाती है, इसी प्रकार ओनर को रिपोर्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं आपके। अब ये सभी डिपार्टमेंट ओनर क्या करेगा, सभी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी चेक करेगा कि काम सही किया जा रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट फायदे में है, कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है, ये सभी जानकारी ये ओनर चाहेगा। इसके लिए क्या करते हैं ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस क्रिएट करते हैं या ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट क्रिएट करते हैं। समझा गया। प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनेगी, क्या ट्रेडिंग पी&एल सेपरेटली बनेगा। सभी डिपार्टमेंट, आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, आपके पास जैसे 5 डिपार्टमेंट है तो 5 ट्रेडिंग पी&एल बनेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट ओनर की होती है और ओनर एक ही होता है, इसलिए बैलेंस शीट आपको सिंगल ही करनी है, ठीक है, सेपरेटली नहीं करनी है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के एसेट्स लायबिलिटीज नहीं दिखानी है, बैलेंस शीट एक ही क्रिएट करनी है। समझ में आ गया ना। ट्रेडिंग पी&एल सभी की सेपरेट करनी है क्योंकि हम प्रत्येक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी चेक करना चाह रहे हैं कि वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम डिपार्टमेंट वाला जो ये टॉपिक है ये अपन करेंगे। अब देखो इसमें आगे और क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे एक फर्स्ट डिपार्टमेंट ने सेकंड डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या सेकंड डिपार्टमेंट में 7 डिपार्टमेंट को
गुड्स ट्रांसफर कर दिया, या फोर्थ ने 12 डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, गुड्स ट्रांसफर कर दिया। समझ वाली बात। तो कहने का मतलब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। अब बात ये है कि ये ट्रांसफर करने हैं तो पूछ लीजिए कि ट्रांसफर ऑन पोस्ट कर रहे हो आप या ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कहने का मतलब इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो टू टाइप के हैं, ऑन पोस्ट और सेलिंग प्राइस। ऑन पोस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया है या इसने इसको किया है या इसने इसको किया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओनर एक है। ओनर क्या है? एक। ओनर के लिए सभी डिपार्टमेंट ओनर की। यहाँ से मैं 10,000 का गुड्स उठा के यहाँ रख देता हूँ तो कोई दिक्कत आएगी क्या? ओनर्स के लिए ये भी डिपार्टमेंट ओनर का है और ये भी ओनर का, ठीक है, मालिक का। समझ आ गया ना? तो यहाँ से 10,000 का गुड्स मैं ले के और वो उठा के इस डिपार्टमेंट में रख देता हूँ और कह देता हूँ कि इसने परचेज कैसे सोल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए भी इसी का है और डिपार्टमेंट 4 भी इसी का। समझ आ गया? ऑन पोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है क्योंकि ओनर एक ही है। यहाँ से 10,000 का माल उठा के मैंने यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है, ये दिखा दिया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। प्रॉब्लम स्टूडेंट कब क्रिएट होती है? प्रॉब्लम जब होती है ऑन सेलिंग प्राइस ट्रांजैक्शन की जाती है, ऑन सेलिंग प्राइस ट्रांजैक्शन की जाती है। ओनर के द्वारा ही बोला जाता है कि जैसे इनको बोल दिया कि आप 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लीजिए, ठीक है। कहने का होता है इंटर डिपार्टमेंट जब आप ट्रांजैक्शन करो तो आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर नहीं करोगे, प्रॉफिट इंक्लूड करके करोगे, जिससे कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी करेक्ट चेक की जाएगी, ठीक है। जैसे ये इसको ट्रांसफर करेगा तो जैसे 100 रुपये की मशीन है ना 100 की, तो इसमें क्या करेगा 25 रुपये और ऐड करेगा, ये कॉस्ट होगी प्रॉफिट और 125 में यहाँ ट्रांसफर। अब अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से 10,000 का माल था, यहाँ लिख के आपने लिख दिया 15,000, तो ओनर को बेनिफिट हुआ क्या? ओनर के यहाँ 10 से यहाँ इसमें अकाउंट व्यू आप यदि आप 10,000 लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से आपने उठाया और आप देखा कि मैंने डिपार्टमेंट थर्ड को सोल्ड कर दिया, 15,000 5,000 का प्रॉफिट है और 10,000 की कॉस्ट। ओनर कहेगा भाई ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन कर दिया तुमने, मेरा इनपुट से यहाँ से रख कर यहाँ रख दिया और यहाँ इस डिपार्टमेंट से उठा के इसमें रख दिया और आप कहोगे 5,000 का मैंने प्रॉफिट कर दिया। सेकंड डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि मैंने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि मैं थर्ड डिपार्टमेंट को 10,000 की कॉस्ट थी प्लस 50% ऐड किया तो 5,000 ऐड करके ट्रांसफर 15,000 में कर दिया और 5,000 का प्रॉफिट हो गया। कौन कह रहे हैं? डिपार्टमेंट सेकंड का मैनेजर बोल रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट का 5,000 का प्रॉफिट है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मालिक के लिए नहीं है, मालिक ओनर है, वो इसका भी ओनर वो ये, इसका भी वो ये, कहेगा यार मेरा ये जो गुड्स है वो यहाँ से उठा के यहाँ रखते हो और मेरे को दिखा रहे हो, तो ये क्या है? ये ओनली बुक प्रॉफिट है। ओनर के लिए क्या है? ओनली बुक प्रॉफिट है। हाँ, डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? अब आप लोगों कि फिर ओनर ने इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए बोला है, क्यों कि जब ट्रांसफर करो तो प्रॉफिट इंक्लूड करना। ओनर इसलिए बोलता है, ओनर ये चेक करना चाहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंटों की नेट प्रॉफिट की क्या करेक्ट पोजीशन है या नहीं, ठीक है। ऑन कोस्ट ट्रांजैक्शन करते हैं तो इधर वाला मैनेजर कहता है कि ये डिपार्टमेंट को मैंने ट्रांसफर किया, इसलिए मैंने फुल एफिशिएंसी काम मैंने ली। अलग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं डिपार्टमेंट। इस प्रकार से काफ़ी बातें सामने आती है मीटिंग में, इसलिए डिपार्टमेंट जो मेन हेड है वो क्या कहता है कि आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन करो तो ध्यान रखना कि आप एक तरीके से शेयर करो, जिससे कि ये बहाने न हो कि भी इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता हूँ, इसको करता हूँ, इसमें ऑन पोस्ट में इसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट। इसलिए पूरी फुल एफिशिएंसी से वो वर्क करे और अपने लाइबिलिटीज को टेकन करे, इसके लिए ये कार्रवाई की जाती है। समझ आ गया ना? प्रत्येक मैनेजर अपनी लाइबिलिटीज को टेकन करे, स्वीकार करे कि भी हमारे लॉस है तो क्या कारण है, आप जिम्मेवार हो सकते, ठीक है। ये मानना है कि इसलिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन पोस्ट, उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं।
इसलिए कहता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर हो तो ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप ये मानिए कि सेल हो गई, फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि एक कस्टमर को सेल होती है और उसमें आप डिस्टर्ब होते हो तो प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, इसलिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन करवाई जाती है। और लास्ट में एक कहता है उसके लिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन करवा के फिर प्रोविजन क्रिएट किया है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसका कौन सा प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कैसे करता है, देखो ये बताया मैंने आपको, जैसे एक ऑर्डर लेते हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर 10,000 10,000 प्लस 1,000 और यहाँ पहुँच गया 11, ठीक है। डिपार्टमेंट फर्स्ट ने डिपार्टमेंट 10 को ट्रांसफर किया, 10,000 उसकी कॉस्ट है, 1,000 इंक्लूड किया, 11,000 यहाँ ट्रांसफर किया। अब ओनर को पता है 10,000 का 1,000 प्रॉफिट है, जब वो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक क्रिएट करेगा तो ये 1,000 1,000 आएंगे, इसका प्रोविजन बना देगा। उसको पता है कि इसने ये कहेगा कि ये डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट है, तो ये कहेगा कि 1,000 तो कम कर दे, ये तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन है, तेरा 9,000 का प्रॉफिट है, तो ये उसका एडजस्टमेंट कर देगा। उस एडजस्टमेंट को बोलते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। समझ में आ गया? तो ये अपन प्रोविजन को परसेंटेज में बताएगा, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे कि इस पर 25% लेता है, इस पर 20% लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अपना प्रोविजन बनाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से प्रोविजन क्रिएट करते हुए अपने को ये काम करना है, ठीक है। और ये जो काम करना है ये डिपार्टमेंटल, अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें प्रोविजन नहीं बनाना है, एक जर्नल P&L अकाउंट बनाएंगे ओनर के लिए, उसमें ये काम करना है, ठीक है। जर्नल P&L अकाउंट किसके लिए, ओनर के लिए, मालिक के लिए बनाएंगे और उसमें अपने को ये एडजस्टमेंट करने हैं। मैनेजर को कमीशन देना वो भी वहीं आएगा, प्रोविजन वाला स्टॉक है ये भी वहीं पर आएगा, ठीक है। जनरल को एक्सपेंसेस में सभी के लिए एक्सपेंसेस जो है वो भी वहीं आएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग P&L करके नेट प्रॉफिट काउंट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करना है, उसके बाद नेट प्रॉफिट काउंट करना है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अपना रहेगा ट्रेडिंग P&L, ये प्रोविजन फॉर स्टॉक है, ये ध्यान रखना है। इसमें कितना प्रॉफिट एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट इंक्लूड करके नेक्स्ट में ट्रांसफर करता है, उस पर अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें अपने पास ए बी और सी तीन डिपार्टमेंट दिए हुए स्टूडेंट, इसमें अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट। गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट का मतलब है गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से परचेज किया, और ठीक है। गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट होता है इस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है। तो इस प्रकार से अपने को जैसे आपको ये कहे कि अपने को ये कह रहा है कि ए ने बी को ट्रांसफर किया, ये ने किसको किया है, बी को ट्रांसफर किया है, तो क्या है ए ने ट्रांसफर किया तो ए तो मानेगा सोल्ड और बी मानेगा परचेज। समझ आ रही बात? ए ने गुड्स ट्रांसफर किसको किया है, बी डिपार्टमेंट, तो ए के लिए तो क्या है सोल्ड और उसके लिए क्या है परचेज। तो सोल्ड है तो सोल्ड सीआर में आता है सेल्स, और इसके लिए परचेज होगी। एंट्री बनानी हो तो क्या एंट्री बनेगी, ए ने बी को ट्रांसफर किया तो बी इज अकाउंट डी आर टू ए, बी इज अकाउंट डी आर टू ए। समझ पा रहे हैं बात? इस प्रकार से इसको अपने को एंट्री बनानी है और ट्रांजैक्शन अपने दिमाग में रखने हैं कि किस प्रकार से ए ने जेड को ट्रांसफर किया है, तो ए के लिए तो सेल है और जेड के लिए क्या है परचेज है, तो परचेज स्टूडेंट डीआर में आता है, सेल सीआर में आती है। तो ये इंटर गुड्स ट्रांसफर किए हैं इसके करेंगे, वेजेस है, कैरीज इनवार्ड है, आउटवार्ड है, तो कैरीज इनवार्ड है और ट्रेडिंग में आता है, आउटवार्ड है वो P&L में आता है। इसके बाद सैलरीज, रेंट, टैक्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके लिए अपने को बोल रहा है कि इनका इतना इतना प्रोविजन क्रिएट करते हुए अपने को करना है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से ये डिटेल, तो देखिए जो सेपरेटली खर्चे दे रखे उसमें तो आपको दिक्कत नहीं है, वो ए बी सी तीन डिपार्टमेंट उसमें देख के लिखेंगे, और जो नीचे इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो आपको दे रखे हैं। तो इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किए जाए, आपके पास तीन डिपार्टमेंट, जैसे ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपको कहें कि ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें आपने जो अपना मोल कर रखा है, इस पूरी बिल्डिंग का रेंट 2 लाख रुपया आता है, रेंट कितना आता है 2 लाख रुपया आता है। तो
तो देखो एक पॉइंट इसमें ये भी है कि एक डायरेक्ट खर्चे हैं वो तो अलग अलग है सभी डिपार्टमेंटों के, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको आपको ये देखना है उसका उचित बेस क्या है, उस बेस के अकॉर्डिंग। जैसे आप बताइए कि भी मेरे पास है, इसे पूरी मॉल का जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का रेंट है वो अपने को दे रखे मतलब 2 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल। पूरी बिल्डिंग का किराया कितना है 2 लाख रुपये। अब आपको कहे कि भी आपके पास है 12 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है आप लोग, बिल्कुल सिंपल है सर, 12 डिपार्टमेंट है तो 2 लाख डिवाइड में 12 कर दीजिए, प्रत्येक डिपार्टमेंट का आ जाए, ठीक है। नॉर्मल तरीका तो यही है भी कि भी आपके पास कितने हैं, जैसे 13 डिपार्टमेंट है तो 2 लाख डिवाइड में 13 कर दीजिए, प्रत्येक डिपार्टमेंट का रेंट आ जाएगा, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप सुनो आसान है तो सुनिए आप, ये मेरा ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ये पूरे एरिया का 50% कवर करता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो पूरे एरिया का कितना करता है 50% करता है। सेकंड और थर्ड डिपार्टमेंट है वो 10% करते हैं और बैलेंस। अब आप कहोगे कि हमने बताया वो तो गलत हो गया, आपने बताया कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट है डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से और फिर मैंने कहा कि जो डिपार्टमेंट फर्स्ट है वो पूरे एरिया का 50% में फर्स्ट डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट है वो पूरे एरिया का 10% है और बैलेंस जो 30% है वो उसमें सभी डिपार्टमेंट है। तो फिर आप कहोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तो सर गलत हो गया, तो फिर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए स्टूडेंट? आप कहोगे सर फिर आपने एरिया बताया तो फिर सभी का एरिया बताइए, एरिया के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से इसका एक्चुअल बेस क्या हुआ, एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग करना है। और किसमें यदि एरिया नहीं दे रखा तो ये नंबर ऑफ प्लांट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हमने भी अभी कहा था कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट है डिवाइड करिए और इस डिपार्टमेंट का रेंट देख लीजिए कितने है प्रत्येक डिपार्टमेंट का, और मैंने आपको दे रखा कि ये डिपार्टमेंट इतने एरिया का इतने का एरिया है, तो फिर आप बेसिस क्या हो गया, एरिया बेसिस हो गया, एरिया दे रखा है तो उस एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। स्पेस भी बोलते हैं एरिया, समझ आ गया ना। इसी प्रकार से आपको कहें कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मेरे 10,000 हुए, पूरे इस मॉल का मैंने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किया और 1 लाख रुपए हुए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने 1 लाख। अब आपको कि 1 लाख रुपए सर हुए हैं तो नॉर्मल तो ये है कि 5-10 डिपार्टमेंट है 10 का भाग दीजिए, 15 है 15 से डिवाइड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल तरीका तो यही है। अब सुनिए आपने बता दिया कि जितने डिपार्टमेंट उसमें कर दीजिए, तो आप सुनिए फर्स्ट डिपार्टमेंट है इसकी सेल है 5 लाख, कितने, सेकंड डिपार्टमेंट है इसकी सेल है 2 लाख, थर्ड डिपार्टमेंट की सेल है 1 लाख, इसकी सेल से 50,000, इसकी सेल से 10,000, इसकी सेल से 2,000, इसकी सेल से 1,000, अलग अलग सेल है सभी डिपार्टमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, सेल्स प्रमोशन करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, जिसकी सेल अधिक हुई उसको हुआ बेनिफिट, ऑब्वियसली समझ में आ गया सिर्फ बात। तो सेल्स से इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 1 लाख का है, तो सबसे ज्यादा उसका पार्ट कौन पेमेंट करेगा, जिसकी सेल अधिक है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो मैंने कहा कि इसकी सेल 5 लाख है, तो फिर आपने कहा कि सर ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तरीका है एडवर्टाइजमेंट का ये तो हमने गलत बता दिया, आपको ऐसे लिखिए सर इसको सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और फिर हम क्या करेंगे सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो बेटा इस प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस बेस में डिवाइड किया जाए ये अपने को उचित बेस दे रखे हैं, वो आप भी देखकर बता सकते हो, ठीक है। जैसे लाइट है, लाइट एक्सपेंसेस है, ठीक है, हीटिंग है, कूलिंग है, ये एक्सपेंसेस। तो लाइट के खर्चे आप लोगों की नंबर ऑफ मशीन कितनी है वो देख लीजिए, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितने हैं उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, इस प्रकार से। तो आप ये जो डिपार्टमेंट वाला चैप्टर है इसमें आप स्टार्ट से लेके 2 या 3 पेज के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाए उसके लिए एक टेबल बना के दे रखी है, वो आप पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स से रिलेटेड खर्चे क्या होते हैं, परचेज से रिलेटेड खर्चे क्या होते हैं, ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड खर्चे क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जो खर्चे के आगे जो लिखा है कि ये एक्सपेंसेस इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसमें ही अपने को करना है,
समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से अपने को देखना है। लगभग से एक्स पे सेल्स का रेशियो दे रखा होता है अपने को, या जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो अपने को बताएगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो वो टेबल याद कर लेना, उस टेबल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेपरेटली खर्चे दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। देखो क्या लिखोगे, टू जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना तो आपके लिखोगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, 3 कॉलम डीआर में करना और 3 कॉलम ही सीआर में करना अमाउंट की। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिख देना 6000 8000 11000 दे रखे ना। फिर लिखना आपको परचेज, ये भी दे रखी है आपको, उधर लिख देना बाई सेल्स। फिर लिखना टू गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, टू गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ये दे रखे आपको 5000, दूसरे में डैश, तीसरे में 7000। उधर लिखोगे बाई गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट 7000, 2000 और 3000। इसके बाद टू वेजेज लिख देना, टू कैरेज इन वार्ड लिख देना, उधर बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। ये करने के बाद स्टूडेंट आप लिख देना टू ग्रोस प्रॉफिट, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट 15000 6000 8000 आएगा। क्लियर। फिर आपको उन्हीं जो लाइन है उन्हीं के बीच में ऐसे नहीं लिखना पी एंड एल अकाउंट, उन्हीं लाइन को ओपन क्या करेंगे नीचे कर देंगे और ट्रेडिंग में डबल लाइन करके बंद करेंगे। फिर अपन यहाँ लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट सीआर की तरफ, और ग्रोस प्रॉफिट जो आए हैं वो लिख देंगे 15000 6000 और 8000। फिर आपको टू में लिखना है टू सैलरी, टू रेंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस, टू डिस्काउंट अलाउड, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सभी अपने को लिखनी है। ठीक है, इसके लिए अपने सेल्स रेशियो देखेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि सेल्स रेशियो में आपको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेल्स रेशियो आप देखिए, ये अपनी सेल्स दे रखी ना 41,000 34,000 57,000, इसमें आप ये गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट 7000 2000 और 3000 ये ऐड कर देना और उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी लिख देते हैं सेल्स रेशियो, सेल्स ए बी और सी कैसे आएंगे, ये आपने लिखे हुआ ना सीआर में सेल्स लिखवाई है मैंने, और बाय इंटर डिपार्टमेंट से 7000 2000 3000 इनको जोड़ कर अपने को लिखनी है। तो इनका हो गया 48,000 रेशियो, दूसरे का टोटल हो जाएगा 36,000 और तीसरे का टोटल हो जाएगा 60,000। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट में जो आपने ट्रांसफर किया ना अब इसको फोर शॉर्ट कर देते हैं। और इसको ये सेल्स का रेशियो रहेगा। अब मैं जो बताऊं ना आपको, ये एक्सपेंसेस सेल्स में बांट देना, तो ये रेशियो ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करना था ना सेल्स के रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स के रेशियो के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट वेजेज है उसमें कर देना। तो देखिए सैलरी है, आपको जो रेशियो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को सेल्स के जो रेशियो दे रखे हैं उसमें ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, इसके बाद इंश्योरेंस दे रखा है। इंश्योरेंस में स्टूडेंट आप ऐसे करना 1000 है ना उसमें 100 लेस कर देना और 900 है डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसी प्रकार से डिस्काउंट अलाउड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो डेटर्स पर क्रिएट किया जाता है। तो 8000 है ना, ये 8000 पर आप 6% काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना सेल्स के रेशियो। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन प्लांट को लगाना है तो प्लांट की वैल्यू 60,000 है, 6000 है उसको 5% काउंट करोगे ना 300 आएगा, 300 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग। उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% काउंट करना है, तो कैपिटल अपने 20,000 है, 20,000 का 3% आप काउंट करना और लिख देना डिस्ट्रीब्यूट करके। समझ पा रही ना बात आपकी? इस प्रकार से अपने को ये काम करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करके नेट प्रॉफिट काउंट कर देना और उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करना। ठीक है, इसके बाद अपने को बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो अब इस प्रकार से आप तैयारी ट्राई करना तो आसानी से होगी। ठीक है, मेन यही है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बैलेंस शीट जो आप 11 12 में काम करते तो वही है, नाम क्या लिखा है, डिपार्टमेंट। तो इसके कुछ एग्जांपल देख के तो आप स्टार्ट करते जाना। इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो बेसिक बताएगा कि इनडायरेक्ट खर्चे किसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बताया, अच्छी बात है, अन्यथा टेबल से देखना ट्रेडिंग P&L। उसके बाद लास्ट में सभी डिपार्टमेंटों का आपको क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो इतना आप तैयार करना, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।